नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अज़ीज़ सलाम, हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और इस प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं पुरतपा खैर मकदम तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी PCR की टीम और आपके मेज़बान की जानिब से। शुक्रिया। तो नाज़रीन आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का इज़हार ख़याल। सुल्तान महमूद गज़नवी का एक ग़ुलाम था, बहुत मशहूर है उसका नाम, आप सब जानते हैं, अयाज़ था उसका नाम। और अपनी आदात की वजह से, अपनी फ़ितरत की वजह से, अपने औसाफ़ हमीदा की वजह से, अपनी सूझबूझ की वजह से वो सुल्तान के बहुत करीब था, उसका बहुत पसंदीदा और महबूब था। तो जो दरबार के दूसरे वज़ीर थे, मुशीर थे, उमरा थे, वो इस बात से बहुत परेशान थे कि सुल्तान इसे इतना चाहता क्यों है, या उसका मंजूर नज़र क्यों है। वो उसे अक्सर वरगलाया करते थे, उसको अयाज़ की तरफ से मुतनफ़िर करने की कोशिश किया करते थे। लेकिन बादशाह समझदार था, एक दिन उसने सोचा कि चलो इनको इस बात का जवाब दिया जाए। एक इम्तिहान लिया उसने, एक बड़ा कीमती और नायाब हीरा उसने दरबार में मंगवाया। अपने तमाम वज़रा को उसने एक सफ़ में खड़ा किया और पहले वज़ीर से कहा कि इस हीरे को तोड़ दो। एक हथौड़ा हाथ में दिया। अब वज़ीर ने ये कहा, देखा और कि हीरा बहुत नायाब है, बहुत कीमती है। उसने बादशाह से कहा कि तो तोड़ने के लायक नहीं है बादशाह सलामत, ये तो तिजोरी में रखने के लायक है। तो उसने जो है ना टाल मटोल किया और हीरे को नहीं तोड़ा। दूसरे को दिया, दूसरे ने भी ऐसी ही कुछ बातें की कि भाई ये तो बहुत अनमोल है, तोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा। तीसरे को दिया, उसने भी कुछ ऐसी ही तावील पेश की। चौथे को दिया, बारी बारी सब जो है वो ये कहते रहे कि ये हीरा बहुत कीमती है और इसको तोड़ना मुनासिब नहीं होगा। जब अयाज़ की बारी आई तो अयाज़ ने हथौड़ा लिया और एक ही बार में उस हीरे को पाश पाश कर दिया। बाकी जो वज़रा थे उन्होंने कहा आज तो अयाज़ मारा गया, आज तो इसने अपनी बेवकूफ़ी और हमाकत का सबूत दे दिया। बादशाह की तरफ देखा तो बादशाह मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि अयाज़ ये हीरा तोड़ दिया तुमने, तुम जानते थे कि कितना अनमोल और नायाब ये हीरा है, कितना कीमती है। तो अयाज़ ने जो बात कही वो याद रखे जाने के काबिल है। अयाज़ ने कहा कि बादशाह सलामत, मेरे पास दो ही ऑप्शंस थे, दो मुतबादिल थे, या तो मैं ये हीरा तोड़ देता या मैं आपका हुक्म तोड़ देता। मैं हीरा तोड़ सकता हूँ लेकिन आपका हुक्म नहीं तोड़ सकता, मेरे लिए वो ज़्यादा कीमती था। तो आप ये देखिए कि ये तो एक आका और ग़ुलाम का क़स्सा है, बादशाह और उसके वज़ीर का क़स्सा है। हम अगर इसके तनाज़ुर में अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम ख़ुद को कहाँ पाते हैं। हम अपने रब के कितने अहकामात हैं जो तोड़ देते हैं, फरामोश कर देते हैं। अपने मालिक की, अपने आका की एक तिरछी नज़र भी या उसके चेहरे पर अगर हम देखते हैं कि गुस्से की कोई परछाई भी है तो हम लरज़ जाते हैं, काँप जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को न जाने कितना नाराज़ करते हैं, कितने अहकामात की हम हुक्म-उदूली करते हैं। कभी ख्याल आया? शायद नहीं आया। तो बुनियादी बात यही है कि हम उस अपने रब को याद रखें जो हमारा आका भी है, हमारा मालिक भी है, पालनहार भी है और मालिक दो जहां भी है। अब चलते हैं हकीम साहब के पास और उनका इज़हार ख्याल लेते हैं। बड़े सबक आमोद वाक़यात आप मुसलसल पेश कर रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे भी इतना इजाफा हो, मगर अब गज़ल की बारी। जी इरशाद हकीम साहब। गज़ल का मतलब, मैं अपनी दीदाए नम के भरोसे, मैं अपनी दीदाए नम के भरोसे, मैं अब तक हूँ तेरे गम के भरोसे। क्या कहने, मैं अब तक हूँ तेरे गम के भरोसे, मैं अपनी दीदाए नम के भरोसे, और संवारी ही कहाँ किस्मत अभी तक, संवारी ही कहाँ किस्मत अभी तक, तेरी जुल्फों के हूँ खम के भरोसे। बहुत उम्दा, तेरी जुल्फों के हूँ खम के भरोसे, और तेरे दर पर ज़बां कासिर है मेरी। शेर देखें जी। तेरे दर पर ज़बां कासिर है मेरी, मैं खुद हूँ दीदाए नम के भरोसे। बहुत उम्दा। मैं खुद हूँ दीदाए नम के भरोसे। क्या कहने। तेरे दर पर ज़बां कासिर है मेरी, मैं खुद हूँ दीदाए नम के भरोसे, और है मोहलिक वास्ते मेरे मसरत, है मोहलिक वास्ते मेरे मसरत, मैं जब से हूँ तेरे गम के भरोसे, मैं जब से हूँ तेरे गम के भरोसे,
اور مقطع کا شعر ہے سنبھالا دور نامحرم نے مجھ کو، سنبھالا سنبھالا دور دور نہ نامحرم نے مجھ کو، کبھی میں بھی تھا محرم کے بھروسے، آہا کیا کہنے. کبھی میں بھی تھا محرم کے بھروسے. بہت شکریہ، جزاک بہت عمدہ، بہت عمدہ. پوری غزل کے ساتھ ساتھ جو آپ کا مقطع ہے وہ بہت عمدہ ہے حکیم صاحب، بہت عمدہ. نہ جانے کبھی ہم خدا کے بھروسے ہوتے ہیں، کبھی ہم ناخدا کے بھروسے ہوتے ہیں. ناخدا ساتھ چھوڑ دے لیکن خدا ساتھ نہیں چھوڑتا. میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے بارے میں کہ اس شعر بہت عمدہ، کہاں تک آپ لے گئی ہیں. بہت عمدہ حکیم صاحب، بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت سے لوگوں کے اندر آپ نے ذوق شاعری جگا دیا ہے. کچھ جو ہیں وہ بنیادی طور پر شاعر ہیں، وہ بھی پسند کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو آپ کے کلام کو سننے کے بعد تحریک ملتی ہے، وہ بھی اپنے اشعار پیش کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ بڑے تو بڑے، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے ویورز ہیں وہ بھی کچھ کہنے کی، کچھ پیش کرنے کی، جو کچھ انہیں یاد ہوتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی کالز ہمارے اس پروگرام تک پہنچے. آئیے بات چیت کو لے چلتے ہیں آپ کے ذوق شاعری کی جانب. آپ نے سب سے پہلی غزل اپنی کب کہی حکیم صاحب؟ میں 17 یا 18 سال کا تھا، تو میں ادیبوں میں بیٹھا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی کہو. کچھ تھوڑا بہت آ گیا تھا لیکن اتنا نہیں آیا تھا جتنا میں نے اچھی غزل کہہ لی. ہوا یہ تھا کہ ایک عالمی مشاعرہ ہمارے قصبے میں ہوا، اور میں نے جب غزل پڑھی تو بڑے اساتذہ آئے ہوئے تھے. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے میرے پشت پر ہاتھ پھیرا کہ یہ بچہ اتنا اچھا شعر کہہ رہا ہے، یہ کسی کی چرا کے تو نہیں کہہ رہا. تو وہاں کے لوگوں نے کہا نہیں، یہ کہا تو خود ہے اور پہلی غزل ہے. وہ غزل کیا تھی کہ عجیب تھی، مطلب میری عمر سے بہت زیادہ تجربے والا ہی کہہ سکتا تھا. وہ شعر مجھے اس کا ایک ابھی بھی یاد ہے کہ پہروں میرے پہلو میں رہا کون کرے گا، پہروں میرے پہلو میں رہا کون کرے گا، اب اپنی نمازوں کو قضا کون کرے گا، اب اپنی نمازوں کو قضا کون کرے گا. اور پوری غزل تھی اسی طرح کی تھی کہ جب تو نے نہیں کی تو جب تو نے نہیں کی تو وفا کون کرے گا، دنیا سے ہمارا تو یقین اٹھ ہی گیا ہے، دنیا سے ہمارا تو یقین اٹھ ہی گیا ہے، جب تو نے نہیں کی تو وفا کون کرے گا. یہ میری پہلی غزل تھی جو بہت پسند کی گئی. بہت عمدہ حکیم صاحب. واقعی یہ خدا داد ایک عطیہ کہیے یا نعمت کہیے یا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص وردان ہے، اور یہ کسبی نہیں ہو سکتا، یہ وہبی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح ہر شے کے لیے کچھ خاص لوگوں کو مخصوص کرتا ہے، اسی طرح شاعری بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. شاعری کھیل نہیں ہے جسے لڑکا کھیلے، ہم نے 55 برس اس فن میں ہے پاپڑ بیلے. اب یہ مصحفی کا شعر ہے، آتش کا ہے یاد نہیں، میرے خیال میں مصحفی کا شعر ہے. تو واقعی آسان نہیں ہوتا ایک اپنے دل کے جذبات کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر پیش کرنا. تو کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے بات کرتے ہیں. شگفتہ صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے لیکن آپ سے پہلے ایک کالر اور ہیں. جی کون اور کہاں سے بول رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں ہے. شگفتہ صاحبہ آپ بتائیے. جی السلام علیکم حسین صاحب اور باجی آپ کو. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں نے کل کال کیا تھا تو اپنے بارے میں بتایا تھا، میرا پہلا ہی کال تھا کل. جی یاد ہے. آج بھی میرا پہلا ہی کال ہے. باجی میں نے بتایا تھا کہ میرے جو آپ میں دھیرے دھیرے کہتی ہوں، آپ تھوڑا سا سنیے، کیونکہ جو یہ میرا نا ریشہ گرتا ہے کیا بولتے حلق میں، حلق سے وہ پیٹ میں آ جاتا ہے اور پیٹ میں میرے کافی کف وغیرہ رہتا ہے، اور جب تک کہ وہ نکلتا نہیں ہے نا تو باڈی بہت میری ایسی تھر کرتی ہے، عجیب و غریب یعنی لگتا ہے مجھے. اور جب وومیٹنگ ہو جاتی ہے تو بہت مجھے ریلیف ملتا ہے. تو جو ناک سے رطوبت آنی چاہیے وہ آتی نہیں ہے، وہ حلق سے یعنی پیٹ میں چلی جاتی ہے. یہ بہت پریشانی ہے. اور جب میں صبح اٹھتی ہوں تو پورے باڈی میں یعنی درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ پیر ٹکانے میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد میں ٹھیک ہو جاتا ہے، جب میں روانی میں یعنی کچھ کام وغیرہ کرنا شروع کر دوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ میری 2 تکلیف ہے. اور میں نے گون سیا منگوایا ہے
تو کہتے ہیں کہ وہ بہت کڑو ہوتا ہے اور دانتوں میں بھی چپکتا ہے, تو اس کو لینا کیسا ہے یہ مجھے حکیم صاحب سے کیا بولتے جاننا ہے. اور باجی اب یہ دل کی فیلنگس ہے کہ شعر و شاعری آپ کی سن کے ہی ہمیں بہت کیا بولتے جنون سوار ہو گیا ہے, لیکن آتا جاتا کچھ نہیں ہے, نہ شعر و شاعری کا سین شین سواد زواد کچھ بھی نہیں آتا ہے, لیکن بڑا سمجھو کہ کیا بولتے مجھے جنون سوار ہو گیا ہے. تو بہت اچھا لگتا ہے حکیم صاحب اور آپ کا جب شعر و شاعری کا انداز, اور آپ کا دونوں کا پروگرام کہاں تک جاتا ہے پتا نہیں, بہت اچھا لگتا ہے آپ دونوں کی یعنی کمبینیشن بہت پسند آتا ہے مجھے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. واقعی بہت پرانا الحمدللہ ہمارا حکیم صاحب کے ساتھ جو ہے وہ پروگرام کرتے کرتے ایک کہیے کہ بہت پرانا رشتہ ہے. ہم 5 سال تقریباً ہم نے صحت و حکمت عطیہ ہبس کے نام سے بھی ایک پروگرام کیا تھا حکیم صاحب, اور اس کی مقبولیت کا عالم بھی الحمدللہ یہ تھا کہ دور دور سے لوگ جو ہے وہ اس کو ستائش کرتے تھے, اور اپنے جس طرح آپ نے اپنے جذبات شیئر کیے اس پروگرام میں بھی لوگ اپنے جذبات شیئر کرتے تھے. تو اور کچھ نہیں ہوتا, یہ آپسی ربط و تعامل ہے. حکیم صاحب کے اندر جو ذوق ہے ادبی, یا ان کے اندر جو اردو سے ایک دیرینہ لگاؤ ہے, وہ الفاظ جو ان کی طرف سے آتے ہیں وہ مجھے بھی تحریک دیتے ہیں, اور یہ پروگرام جو ہے وہ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے. بہت شکریہ. اب حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی حکیم صاحب. شگفتہ, ان کا پہلا سوال میں سمجھ نہیں پایا. پہلا سوال یہ تھا, جیسے انہوں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان کے حلق میں جو کف ریشہ جس کو کہتے ہیں بلغم کہتے ہیں, یہ حلق کے راستے ان کے پیٹ میں اترتا ہے. پھر انہوں نے کل یہ بتایا تھا کہ شاید وہ فضلے سے باہر نکلتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ رطوبت جو ناک سے خارج ہونی چاہیے وہ حلق کے ذریعے معدے میں پہنچتی ہے, اور پھر جو ہے وہ اس کا اخراج عمل میں آتا ہے. تو ایک تو یہ پریشانی ہے. دوسرے انہوں نے کہا کہ صبح اٹھتی ہیں تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے. گوند سیاہ منگوایا, لیکن چونکہ وہ چپکتا ہے تو اسے کھانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. محترمہ بہت قابل قدر ہیں, اور واقعی شگفتہ یاسمین کتنی قابلیت رکھتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ان کے ساتھ اگر کوئی پروگرام کرے تو اس کا ادیب ہونا بہت ضروری ہے, نہیں تو وہ کمبینیشن نہیں بن پائے گا. اور کیونکہ میں بھی ایک ادیب ہوں تو تھوڑا سا میں ان کا تعاقب کر پاتا ہوں. اور بہرحال ان کی قدر کرنی چاہیے. تمام ملک اور بیرون ملک میں بھی ان کی بڑی قدر و قیمت ہے, میں جانتا ہوں. اللہ کا احسان ہے کہ میرے ساتھ آتی ہیں, اور میرے خیال سے 8-10 سال ہو گئے ہیں میرے ساتھ آتے. الحمدللہ. اور کبھی کوئی مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے تو بغیر معافی مانگے اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے ان کی طرف سے. جزاک اللہ. محترمہ, آپ کا بہت مہربانی ہمارے پروگرام کی ستائش کے لیے. اور ہمارا پروگرام عجیب ہے کہ یہی نہیں پتہ چلتا شروع سے ہی کہ یہ درس و تدریس کا پروگرام ہے یا تنبیہ کا پروگرام ہے یا طب کا پروگرام ہے. یہ اس کی شان ہے کہ ہم بھی جس سمت جاتا ہے اسی سمت چلنے لگتے ہیں. ہمیں یہ نہیں رہتا کہ دوائیاں بیچنی ہیں, نسخے بتانے ہیں. تو اس کی قدر و قیمت آپ لوگوں سے ہے. اگر آپ ستائش نہ کریں تو ہم یہ پروگرام بند کر دیں. بہرحال گوند سیاہ آدھا گرام لینا ہوتا ہے 2 مرتبہ کھانے کے بعد, کم چربی کے دودھ سے یا پانی سے. لیکن کیونکہ یہ کڑوا اور چپکتا ہے تو اس کو پاؤڈر بنا کر یا تو ذرا سی بالائی میں ملا لیں پہلے, اور پھر ایک دم سے کھا کے پانی یا دودھ پی لیں, یا شہد میں ملا لیں. آدھا گرام اس کی خوراک ہے. اور آپ کو جو کف کی پریشانی ہے اس کے لیے ایک گھریلو نسخہ لیں. یہ جو میتھی کا دانہ ہے اس کا پاؤڈر بنا لیں, اور 2 چٹکی میتھی کا دانہ 1 گلاس پانی میں ابالیں, اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اس میں ملا کے گرم پیا کریں. انشاءاللہ یہ آپ کی تکلیف پیٹ سے متعلق, گلے سے متعلق, اور یہ جو دھاگا سا آتا ہے کف کا, اس سے راحت ملنا ممکن ہے. جی بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر حکیم صاحب. آپ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور اس سے بہت جو ہے وہ انسان کا جذبہ فزوں تر ہوتا چلا جاتا ہے. سلامت رہیے. عائشہ صاحبہ سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیں بہن, کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है जी हमारे पड़ोसी का सवाल है। उनकी 55 साल उम्र है। उनको पेशा जब हाजत महसूस होती तो रुकता नहीं रात में, जल्दी जाने तक कुछ भी हो सकता, तो उनके लिए कोई दवा बता दीजिए। अच्छा। और एक सवाल, पेशाब की हाजत है या जी बहन, ये वजाहत कर दीजिए कि जो रफ़ा हाजत के लिए वो जाते हैं तो क्या पेशाब की हाजत होती है या कोई और परेशानी है? नहीं, पेशेंट जब उनको महसूस होता ना नींद में, जी जी तो उसके जाने तक बिस्तर पे भी कभी हो जाता जी खता हो जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल। तो इसलिए उसके लिए कुछ दवा बताइए। और गोंद मोरिंगा गर्म पानी के साथ दे सकते हैं क्या? मैं गोंद मोरिंगा गोंद पिया ले रही हूँ, ये मेरी है। गोंद मोरिंगा गर्म पानी के साथ दे सकते क्या? ठीक। और कल एक बात सुनी थी मैं, जीरा सिरका बोल के, जीरा सिरका वजन घटाने के लिए और जो तो कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी दवा है बोले, तो वो कैसा लेना? मेरा वजन ज्यादा है, 90 किलो है मेरा वजन, तो मैं लेना चाह रही हूँ, तो ले सकती हूँ क्या? गोंद सिया और गोंद मोरिंगा में तो चल रहा, उसके ऊपर ये भी ले सकती हूँ क्या? ठीक। कुछ फायदा है आपको मोहतरमा? हाँ, तो जरा पैर में दर्द ज्यादा हो गया तो आप बोलते ना, ज्यादा होने से तो फिर कम हो जाता होगा, तो कम होगा तो मैं वो दवाई ले रही हूँ दर्द की एक गोली। ठीक। हाँ देखिए, किसी का दर्द ज्यादा होकर कम होता है। जिन लोगों का भी दर्द बढ़ जाए उन्हें चाहिए कि 2-4 दिन 5 दिन दर्द की दवा ले लें, फिर उसकी जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ती, माशाल्लाह नहीं पड़ती। और गोंद मोरिंगा गर्म पानी से ले सकते हैं, आप दूध से भी ले सकते हैं, नारियल पानी से भी ले सकते हैं। और क्या सवाल है इनका? और इनके पड़ोसी का जो सवाल है जी, 55 साल उम्र है। हाँ देखिए, वो आता है लाजवंती, बारीक बीज आते हैं, उसको लाजवंती कहते हैं। लाजवंती खरीद लीजिए 100-200 ग्राम, और इसको पानी में या दूध में मिलाएं और हिलाते रहें, नहीं तो एकदम रबड़ की तरह हो जाता है। हिलाते रहें, आधा चम्मच या 1 चम्मच डालनी है पानी में दूध में, लेकिन ऐसे हिलाते रहें, नहीं तो रबड़ की तरह हो जाती है ये। और अपनी जरूरत का मीठा मिला लें इसमें, अगर शुगर नहीं है तो, और शुगर है तो शुगर फ्री मिला लें ताकि जायकेदार लगे। और एक आता है गोंद चिलगोजा, एक चुटकी में जितना है बस ये मिला दें इसमें, मतलब एक चुटकी समझते हैं ना आप, आपकी चुटकी। और ये एक बार कभी भी दिन भर में, वैसे रात को लें तो बहुत अच्छा है, उसमें मिलाकर आप एक खुराक रोज लिया करें पेशाब की ज्यादती के लिए, और बहुत सारे फायदों के साथ इसे आप ले सकते हैं। लेकिन पूरे दिन में एक ही खुराक ले सकते हैं, इंशाल्लाह इफाका मुमकिन है इंशाल्लाह। हाँ चिलगोज। हाँ एक और सवाल था इनका जी, मोटापे से मुताल्लिक। देखिए, जीरे का सिरका 2-3 चम्मच पी लें और गर्म पानी पिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, और गर्म पानी खूब पिया करें, दिन में 4-5 बार। अपनी खुराक निस्फ कर दें, आधी कर दें, और पैदल चलें 1 घंटा, अगर चल सकते हैं तो धूप में थोड़ा चला करें, धूप ना निकले फिर भी चला करें। एक साथ नहीं चल सकते तो किस्तों में चलें, 15-15 मिनट करके या आधा घंटे करके। आप मतलब आपके कदम चलने चाहिए, मुतहरिक रहने चाहिए आप। इंशाल्लाह जितना चाहे आप ये वजन कम कर सकते हैं। जी, आपकी याददाश्त बहुत कमाल की है हकीम साहब, माशाअल्लाह। एक वाक़या है जो अरसे से, बल्कि कई दिन से महफूज है मेरे पास, कई महीने से। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर गोश गुजार करूँगी। रेहाना साहिबा से बात कर लेते हैं। जी बताइए, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हकीम साहब भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बोल रही हूँ, आपका दवा मैं बहुत दिन से खा रही हूँ, 6-7 महीना 8 महीना से। गोंद पिया, गोंद मोरिंगा और सब चीज खाया है, लेकिन फिर भी
उनको ना एक बार खारिज हुआ था 7 साल पहले, चेहरा पे फेस पर अटैक किया था 7 साल पहले। तो आपका जब हम टीवी पे आए पहले से देखते थे तो आपके यहाँ से मंगाए सब गोंद मोरिंगा गोंद पिया और इसका रॉ मटेरियल के साथ 6-7 महीने से खाते खाते, लेकिन फिर भी इधर यही हफ्ता हो गया है, इधर बुखार लगा मुझे। और बुखार लगने के बाद जो है इस तरह मतलब 3 दिन बुखार सर्दी हुआ, उसके बाद फिर चेहरा पर खारिज का असर हो गया। तो गोंद प्याज खाए थे नस खुलने के लिए और हड्डी के लिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी आपके डॉक्टर लोग से बात हुई है। और मेरे हस्बैंड का भी जो है मामला है, थोड़ा गलैंड का मामला था, और 1.5 साल से दवा खाया जा रहा है, जो माजून, आर केयर, ए केयर और ये तुलसी प्लस और एलो प्लस, ये सब चला था। लेकिन फिर भी आपके मतलब डॉक्टर से बात हुई है तो कल फिर इसके लिए ऑर्डर किया गया। वो बोले कि आप ये लास्ट दवा खाइए, हकीम साहब का बताया हुआ है कि ए केयर और पी केयर और ये मेरे लिए बी केयर, जो झाइयों के लिए भी हमने कहा था। तो इसके लिए क्या करना होगा, और फाइनली मेरा फिर कभी कोई तरह का असर ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कौन सा दवा लेना होगा या कुछ और घरेलू नुस्खा हो? आप थोड़ा मेरे हस्बैंड से बात कर लीजिएगा। जी, बात करवा दीजिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी हकीम साहब, हम आपका दवा कम से कम 1.5 साल से खाते हैं। अब बहुत परेशान, एकदम छटपटा गए थे आपसे बात करने के लिए। सब लोग कहते थे कि बात करा देंगे, बात होती नहीं थी। दोनों ग्लैंड साइड में हमको थोड़ा सूजन टाइप, ग्लैंड टाइप लगता था, लेकिन जो आपका दवा खाए हैं तो इससे बहुत आराम मिला है। और दाहिने बाएं साइड में सूजन है आंख के नीचे, अब वो सूजन कम से कम दाढ़ी से नीचे तक है, चौड़ा था। उसमें बहुत मुनासिब हुआ है, फायदा हुआ है। और अब जो दवा खाते चले हैं 1.5 साल से, तो आप फिर दवा जो बताई है फिर दवा मंगा रहे हैं, तो नुस्खा को जरा समझ लीजिएगा, उसी तरह दवा आ जाता। ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है। शुक्रिया। हकीम साहब, कर्नल वर्मा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो बात कर लें। जी कर्नल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक जनाब कर्नल साहब, सलूट आपको। बात पूछना थी, जो बात तो थोड़ी पुरानी है मगर उसमें नई बात है कि इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। जी। और अपन ये हकीकत है कि ख्वामीन खुदा के बाद ख्वामीन होता है, लेकिन कुछ ख्वातीन ऐसी भी हैं जिनके ख्वामीन उन पर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। तो ये भी क्या कुदरत अल्लाह की जिल्लत या इज्जत समझें हम, या आप अपनी रहनुमाई करें जरा इसके बारे में। आपके फिक्र की परवाज कहाँ तक जाती है कर्नल साहब, ये हकीम साहब जाने और आप जाने। बहुत उम्दा आपके सवाल होते हैं, बहुत मुनफरिद होते हैं। एक वक्फे का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाअल्लाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है नाज़रीन, और एक बार फिर पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब। आपका भी सवालात हमारे पास महफूज हैं, बारी बारी इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करते हैं। रेहाना साहबा का जो सवाल था वो गोंद स्याह और गोंद मोरिंगा के ताल्लुक से था। फालिज का असर उनके चेहरे पर हुआ था, इधर फिर कुछ असरात दिखाई दे रहे हैं। उनके हस्बैंड का जो मसला है वो ग्लैंड्स के ताल्लुक से है। दूसरे, आंख के नीचे सूजन का जिक्र किया है उन्होंने। अच्छा देखिए, मोहतरम को तो फायदा है, और आंखों के नीचे अगर आंखों पे ये दायरे हैं, वहाँ पर सूजन नजर आती है किसी को इन दोनों जगह पर, तो समझ लेना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। बेशतर 99.9% बीपी वालों को या कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती वालों को ऐसा होता है। यही वो पहचान है जिससे हुक्मा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ब्लड प्रेशर का मरीज़ है। तो ब्लड प्रेशर चेक करें, और अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको हल्के में कभी न लें, ख़ासकर 40-45 साल के बाद की उम्र वाले। और उसके लिए
हमें ऐसा करना चाहिए कि लहसुन इस्तेमाल करें, अदरक इस्तेमाल करें, जीरा इस्तेमाल करें, या बाकायदगी से अगर कुछ लेना है तो कोलेस्ट्रॉल, चर्बी, वो किसी के जिस्म में फैट ज्यादा, मोटापा ज्यादा, तो जीरा ये कोलेस्ट्रॉल का ये इस्तेमाल करें और चर्बी से परहेज करें, एनिमल फैट से खास तौर पर। वेजिटेबल ऑयल आपके लिए बेहतर। आप किसी दिन आप दवा खाए तो सब वाले अल्लाह आपका जरूर साथ देगा, आपकी बीमारी को जरूर फायदा पहुंचाएगा। जी हकीम साहब, जो रेहाना साहिबा का सवाल था गोंद मोरिंगा और गोंद सिया के ताल्लुक से, फेस पर जो फालिज का अटैक हुआ था, उसके बारे में आप क्या मशवरा देंगे? जो देखिए यही उनके साथ है कि आसाबी ताकत के लिए आप दवा ले रहे हैं, गोंद सिया और गोंद मोरिंगा भी चेहरे की रौनक के लिए, सफाई के लिए और बालों के लिए, मुहासों के लिए है। लेकिन फालिज जब होता है हमें तो इसमें भी खून में चर्बी ज़्यादा हो जाती है, जो बैड फैट कहलाता है, बुरी चर्बी, तो उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। आप ये ले सकते हैं जीरे का सिरका और गर्म पानी 5 मरतबा पिए। ये जब तक आपके खून की चर्बी में जाती है, जब तक आप खतरे में हैं, तो ये आप मुस्तकिल खुराक बना लीजिए अपनी। जीरे का सिरका और 2-2 चम्मच 2 बार आप पिए। आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होते ही आप खतरात से महफूज हो सकते हैं। और चर्बी का इस्तेमाल कम करें, तब आपको फायदा मुमकिन है। वजन ज़्यादा है तो वजन भी इससे कम हो जाता है। आप पैदल भी चला करें, चहलकदमी किया करें, गर्म पानी पिया करें, और आप दोनों बहुत साबिर हैं। अल्लाह शायद आपको ज़रूर पसंद करता होगा। ज़रूर। 2 कॉलर्स और हैं कर्नल वर्मा साहब, थोड़ा सा इंतज़ार आपके सवाल के लिए भी। मोहसिन भाई पहले आपसे मुखातिब हैं, बताइए क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मैं नमक जैतून खा रहा था अभी 20-25 दिन से। हाँ। और 6 चीज और थी इसके साथ, तो मेरे को आराम था। उसके बाद फिर से 15-20 दिन बाद एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगी। अच्छा जी। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, 2 साल से करीब ट्राई कर रहे हैं हम लोग, मगर लग नहीं पाता था। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है बात करके। हमें भी खुशी हुई। बहुत अच्छे नुस्खे बताते हैं। हमारी वालिदा लिख के रखती हैं और दूसरों को नुस्खे बताती हैं। ये भी बहुत कार्य खैर है, सदका जारिया है मोहसिन भाई। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और जब मंजूर होता है रब को मुलाकात, चाहे वो रूबरू हो, चाहे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हो, चाहे टेलीविज़न के माध्यम से हो, अल्लाह को मंजूर होता है जब तभी होती है वो बात। ज़ोहरा साहिबा आपसे मुखातिब है, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बहन जी, भाई साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई हम लोग फ्रिज का जो चीज रख के खाते हैं, कच्चा चीज हम अगर जो रखे फ्रिज में, कितना दिन हमको खाना चाहिए, कितना दिन के बाद नहीं खाना चाहिए? पक्का चीज अगर जो रखते हैं तो कितना दिन हमको खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नुकसान करता है, क्या करता है? और मेरा सवाल है कि गर्म पानी हम पीते हैं, कई बार सवाल किए, हमको सवाल का जवाब नहीं मिला। शरीर जगह चल जाता है भाई मेरा सवाल के टाइम में। गर्म पानी हम पीते हैं, सुबह उनका पेट बिल्कुल खाली रहता है, तो उसमें क्या नुकसान करता है हमको? और दवा खाते हैं हम गर्म पानी से, तो हमको नुकसान करता है या हम सही खाते हैं? बीपी का दवा खाते हैं, बुखार का, कोई चीज का दवा खाते हैं, गर्म पानी से खाना ठीक है या हम ठंडा पानी से खाएं? ठंडा पानी पीने से भाई मेरा खांसी हो जाता है। ठीक है, पानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हकीम साहब मैं कुछ भी नहीं समझ सका, कुछ आवाज में ऐसी गुंजान है जी। मेरे जहन में इनके तमाम सवाल आते हैं। पहले तो उन्होंने ये दरियाफ्त किया है कि जो जैसे हम आटा गूंद कर फ्रिज में रख देते हैं,
कुछ हाफ कुक्ड चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फ्रीज़ कर देते हैं, शामी कबाब बनाकर फ्रीज़र में रख देते हैं वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर सकें। तो खाना पका हुआ हो या हाफ कुक्ड हो तो उसे कितने दिन तक जो है वो महफूज रखा जा सकता है कि वो उसमें जरासीम ना पैदा हो? एक सवाल। दूसरा, इन्होंने कहा है कि सुबह निहार मुँह ये गर्म पानी पीती हैं, ये कैसा है? तीसरा सवाल कि जो दवाएं ये खाती हैं उन्हें नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करती हैं, तो ये कैसा है? ये सही है या गलत है? अच्छा देखिए, साइंटिफिक तौर पर तो बासी चीजें के बारे में बहुत खराब कहा जाता है, लेकिन सुन्नत तौर पर बासी चीजें फायदेमंद होती है, बासी रोटी। और यहाँ पर तजाद है साइंसदानों में और सुन्नत तरीके में। लेकिन मैंने जिंदगी में, अगर मैं 60 साल का हूँ तो मैंने 20 साल कम से कम बासी रोटी खाई है, और हफ्तों तक खाई है। फ्रिज में रख दो पिन्नी में लपेट के तो वो नरम ही रहती है। और जरासीम की जहाँ तक बात है तो किसी भी चीज़ को अगर गर्म कर लिया जाए तो जरासीम खत्म हो जाते हैं। इसी वजह से गर्म पानी पीने के लिए कहते हैं कि गर्म पानी करने से अगर ऐसे जरासीम जो आपको नुकसान देते हैं वो मर जाते हैं, फिर आपको नुकसान नहीं देते। साइंटिफिक तौर पर गर्म पानी बहुत फायदेमंद है, और इससे हमारे फेफड़े और जिस्म की चर्बी, ये तहलील होती है, चर्बी जितनी कम हो और तहलील हो इतना ही अच्छा है। और गर्म पानी से आप लेती हैं तो बहुत फ़ायदे का काम है। मैं खुद भी गर्म पानी कसरत से इस्तेमाल करता हूँ, और 1 घंटा अगर हम पैदल चलें तो जितना पसीना आता है एक बार गर्म पानी पीने में, इतना पसीना आ जाता है। यानी हमारे जिस्म की इतनी मशक्क़त के एवज एक गर्म पानी काफ़ी होता है, ऐसा मेरा मानना है। और क्या सवाल है? और अद्वियात जो है वो नीम गर्म पानी के साथ ली जा सकती हैं? हाँ, ली जा सकती है, कोई बुराई नहीं है, ले सकते हैं आप गर्म पानी से। यूसुफ भाई का सवाल ले लेते हैं। सवालात हमारे पास 2-3 हैं जो महफूज हैं। बताइए यूसुफ भाई, आपका क्या कहना है? हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। से मुझे ये जानना था, मेरा बस TSH लेवल जो थायराइड है वो बढ़ा हुआ आया है, 13 पॉइंट लगभग का लेवल जो 13 आया है TSH का, और यूरिक एसिड 6.8 आया है। तो कुछ थायराइड और यूरिक एसिड के लिए कुछ दवा? ठीक, एक कॉलर और है फोन लाइन पर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है शमा। जी शमा साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है, मुझे ना गैस और कब्जियत रहती है। ठीक है। हाँ, और हाँ जी, मजीद कुछ कहना चाह रही हैं? जी अजीतपुर। क्या? और उनका नाम है मैंने वो मंगाया है सिरका वाला, जैतून का सिरका मंगाया है मैंने। हाँ, जैतून का सिरका मैंने मंगाया है। ठीक, कैसे लेना है हो सकता है ये जानना चाह रही होंगी हकीम साहब, जी बताइए। हाँ देखिए, 6 चीज़ें आपके घर में हैं: सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। इनको हम वज़न लेकर पाउडर बनाएं। जैसे 100 ग्राम लिया तो सबको 100 ग्राम लें, और इसका 1 चम्मच खाएं। और जैतून का सिरका 1 चम्मच या 2 चम्मच 1 गिलास पानी मिलाकर ये पी लिया करें। आपकी परेशानियां अच्छी होना मुमकिन है। जैतून का सिरका? जैतून के सिरके के पानी से ही इनको 1-2 चम्मच जैतून का सिरके का पानी 1 गिलास पानी में डालें और इसके साथ लें, तो इनकी सारी परेशानियों के लिए मैंने ये इलाज बताया है। बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब ने बताया थायराइड का भी प्रॉब्लम है, इसी तरह उनका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ आ रहा है, क्या करें? एक बहुत आसान नुस्खा यूसुफ साहब के लिए, अलसी को हल्का सा भून लें और धनिया को भी हल्का सा भून लें और इसको पाउडर बना लें। 1 चम्मच सुबह खाएं, 1 चम्मच शाम खाएं, और नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिलाकर 2 गिलास पानी में मिलाकर आप ये
दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लिया करें, खाने से पहले और बाद में कभी भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह इससे दोनों इमराज में फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मोहसिन साहब का सवाल जो है वो नमक ज़ैतून के ताल्लुक़ से, इसी तरह उनको एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। वर्मा साहब भी अपने जवाब के मुंतज़िर हैं, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है। हकीम साहब, देखिए, 1 चम्मच ये आता है अरंडी का तेल पिएं और गर्म पानी पी लें, और जैतून का सिरका मुतवातिर लेते रहें, या नमक खाते हैं तो वो लेते रहें, और धनिया का पाउडर कभी कभी 1 चम्मच खाया करें, दिन में 1 बार या 2 बार, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, वर्मा साहब का सवाल ऐसा है कि उसमें वक्त बहुत लगेगा। नहीं, हमारे पास 3 मिनट हैं हकीम साहब, 2 मिनट इजाफी मिल गए हैं, तो हम चाहेंगे कि आप तसल्ली से उनकी बात का जवाब दे दें। बड़े मुनफरिद सवाल होते हैं, इसी तरह मुनफरिद आपकी रहनुमाई भी होती है। सवाल आपके जहन में है? हाँ, देखिए, वर्मा साहब हमारे बहुत कदरदान व्यूवर हैं, हम भी इनकी बड़ी कदर करते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ये करते हैं कि ऐसा सवाल पूछते हैं कि मैं ही फंस जाऊँ। बहरहाल देखिए, शौहर और बीवी का ताल्लुक एक ऐसा ताल्लुक है कि जब शादी होती है तो बमे मेरे सबको ये ख्याल होता है कि हम सुनते थे कि माँ का रिश्ता बहुत बड़ा है, कभी सोचते थे बाप का, कभी दोस्त का, लेकिन शादी होने के बाद आदमी सोचता है कि बीवी का रिश्ता तो सबसे बड़ा है, इससे तो बेतकल्लुफ़ रिश्ता है। बहुत दिन आदमी खुश रहता है इस बात में, लेकिन वक्त उसे एहसास दिला देता है कि माँ का और बाप का रिश्ता ही बड़ा है। और बीवी का रिश्ता भी बहुत मोहतरम है। अब ज्यादती चाहे शौहर करे या बीवी करे, ज्यादती तो ज्यादती है, और ज्यादती का पैमाना भी तय करना होगा कि ये ज्यादती है कि नहीं। अगर शौहर के मातहत बीवी को रहना चाहिए, कफील बनाया है अल्लाह ने शौहर को, और ये भी आया है कि हमारे यहाँ तो कि अगर जायज़ होता सजदा अल्लाह के अलावा किसी को तो शौहर को होता। आप देखें कितनी अजमत है अल्लाह के नज़र में इस रिश्ते की। बहरहाल जुल्म हो जाता है, औरत की तरफ से भी होता है और मर्द की तरफ से भी होता है। देखिए, जुल्म तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जुल्म का पैमाना तय करना बहुत ज़रूरी है। अगर शौहर कहीं जाने से रोकता है तो उसमें औरत की भलाई होती है। अगर ये जुल्म समझते हैं तो ये जुल्म नहीं है। शौहर क्योंकि बाहर जाता है, वो अच्छा बुरा समझता है, और औरत की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम निकाह कर लेते हैं, कबूल कहा 3 बार और सोचते हैं बीवी मिल गई, लेकिन उसके साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। इतनी जिम्मेदारी अगर पहले से बता दी जाए तो आदमी शादी ही नहीं करे। अब बच्चों की कफालत, औरत की कफालत, अब अगर बीवी को गाड़ी चाहिए और शौहर के हालात नहीं है तो ये वो नहीं दिलाता है, तो ये जुल्म नहीं है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे। और कुछ बातें ऐसी होती है कि शौहर और बीवी दोनों की इत्तेफाक राय से होती है। अब उसमें जुल्म नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होती है। बाल फिर भी जुल्म हो जाता है। मैं तो इस उम्र में आ गया हूँ कि यहाँ तक निभाया और उसने ज़्यादा निभाया, मैंने कम निभाया, ये बात सच है। तो मैं उससे, अपनी बीवी से अक्सर माफ़ी मांगता हूँ, भाई तूने मुझ जैसे बेवकूफ़ को निभा लिया और मुझसे कहीं ना कहीं जुल्म या ज़्यादती हो गई हो तो मुझे ज़िंदगी में ही माफ़ कर दे, मरने के हिसाब के बाद हिसाब मत मांगना। लेकिन जुल्म हो जाता है, और जुल्म का देखिए, हम जो भी गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, अब उसका हमें सज़ा एक बार मिलती है। असली सज़ा या जज़ा हमें अल्लाह के यहाँ मिलेगी। और जो लोग इस पर ईमान रखते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा, एक आदमी ने 100 कत्ल किए, उसकी कानून में सज़ा एक बार है, 100 बार सिर्फ वो अल्लाह है जो 100 बार जिंदा करे और फिर 100 बार उसको मार भी सकता है। तो इंसाफ तो अल्लाह ही करेगा।
अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि बीवी की हर जायज़ बात मान लिया करे। इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ उसकी मोहब्बत बड़ी मकबूल रहेगी। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, जज़ाकल्लाह। उम्मीद है कि वर्मा साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हकीम साहब से भी इजाज़त लेते हैं, बहुत सारे शुक्रिया के साथ और दुआए खैर के साथ हकीम साहब। इसी तरह नाजरीन आपसे भी इजाज़त ले रहे हैं कल की मुलाकात के वादे के साथ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।